तो आज की सभा यहाँ से शुरू करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में हम लोग देख चुके हैं कि जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा तो क्या होगा। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में चलेगा, ऐसे पढ़े थे। अब सेकेंड लॉ में बात चलेगा कि अगर एक्सटर्नल फोर्स आया तो क्या होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आएंगे आपके लिए। एक आएगा मोमेंटम, दूसरा आएगा चेंज इन मोमेंटम, तीसरा आएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो सारी चीज़ों को एक एक करके समझते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले मोमेंटम क्या है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम ऑफ ए बॉडी refers to how forcefully it is moving। समझने की कोशिश करो। सपोज मैं कोई चीज फेंक के तुमको मारता हूं, ठीक है। पहला हुआ मैं कागज को मोड़ के ऐसे करके 10 मीटर पर सेकंड में फेंकूंगा, जिसका मास कितना है, हार्डली 5 ग्राम, 10 ग्राम। 10 ग्राम मास को 10 मीटर पर सेकंड में फेंकूंगा तो चोट लगेगा क्या? काफ़ी स्पीड में जा रहा है, उसके बावजूद चोट नहीं लगेगा। अगर मैं कोई हेवी मास ले लिया, वो कागज की जगह पत्थर फेंक के 10 मीटर पर सेकंड में मारा नहीं, मतलब कितना जोर से वो आपको लगेगा। हाउ फोर्सफुली इट विल स्ट्राइक यू डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, विद द मास एंड विद द वेलोसिटी विच इट इज मूविंग। अगर कोई वजनदार चीज है, उसको 1 मिलीमीटर पर सेकंड में फेंकूंगा, लगेगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। अब रास्ते चलते चलते कभी कभार पीछे से कार आके धीरे से टच कर लेता, हेवी मास है, लेकिन मान लो 1 मिलीमीटर पर सेकंड में जस्ट टच किया तो कुछ नहीं होता है। तो ओनली मास या ओनली वेलोसिटी डिसाइड नहीं करता है कि हाउ फोर्सफुली बॉडी इज मूविंग। द प्रोडक्ट, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑल टुगेदर गिव्स यू द आइडिया ऑफ हाउ फोर्सफुली बॉडी इज मूविंग। That product of mass and velocity is called momentum। ये मत पूछना कि why momentum is mass and velocity। Momentum is not mass into velocity, rather the product of mass and velocity is called momentum। समझ में आया? तो point number 2, the product of, the सही definition ऐसा है, the product of mass and velocity of a body is called the momentum। मोमेंटम को हम लोग ऐसे लिखेंगे, P स्मॉल, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मास एंड डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब केजी मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन ऑफ पी क्या होता है? इज इन डायरेक्शन ऑफ वी, जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में होता है। क्या बात समझ में आया? तो मोमेंटम इज ए वेक्टर whose magnitude is equal to the product of mass and velocity and direction is same as the direction of velocity of the body। एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? एक नया टर्म आपके सामने आया, बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। देयर आर 6 लॉज इन फिजिक्स। और एक वॉटलिन सीरीज का मैं बुक देखा हूँ, कोई ऑथर थे, वो लिखे थे उसमें, यूजिंग दिस 6 लॉज फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास, एनर्जी, चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे करके 6 तो दिए थे, और कुछ भी लॉ जानने की जरूरत नहीं। मतलब इतना पावरफुल आइटम है ये, ठीक है। एनीवे, वी कुड अंडरस्टैंड दैट द मोमेंटम इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर मैं वेक्टोरियली लिखना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा मोमेंटम वेक्टर इज मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। ए पी इक्वल टू एम वी में जो भी है वो वेलोसिटी है, वो स्पीड नहीं है। मतलब
क्या बात समझ में आया? जैसे मैं अगर आपको पूछूं, कैन ए बॉडी मूव इन ए सर्किल with constant momentum, तो क्या कहोगे? मान लो कि हम कहेंगे ये क्वेश्चन है, मान लो कि कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये है वो सर्कुलर पाथ, और मान लेते हैं कि इसका मास m है, और मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है v, तो क्या उसका मोमेंटम कांस्टेंट है? नहीं। क्यों नहीं है? सो आंसर होगा नो, इट कैन नॉट मूव। समझ में आया? और आपको थोड़ा सा ये भी मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ये आपको मैं पढ़ाया नहीं, आपको पहले से मालूम है, तो मैं उसकी सहारा से आगे बढ़ जाता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास m moving with velocity with speed v is given by, क्या फॉर्मूला है आपको मालूम है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, इट इज हाफ mv स्क्वायर। कैसे हुआ जानने के लिए हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। ध्यान रहे कि मोमेंटम में जो mv था वो v क्या था? वेलोसिटी। जबकि यहाँ पर जो v है वो v क्या है? स्पीड, इट्स नॉट वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर v क्या है? v इज स्पीड। और ये काइनेटिक एनर्जी ये स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। समझ में आया? अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं अगर आपको ऐसे कहता हूँ कि यहाँ पर कोई एक छोटा सा ब्लॉक है और यहाँ पर कोई एक दूसरा ब्लॉक है, हियर इज ए सेकंड ब्लॉक, एंड सपोज आई से दिस टू ब्लॉक्स आर मूविंग लाइक दिस, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। मान लो कि ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है, ये 6 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है, ये 3 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है। पूछा गया टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम मतलब इसका मोमेंटम निकालो इसका मोमेंटम निकालो, बट मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना पड़ेगा। इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में? लाइक दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसका मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम इधर को, इसका मोमेंटम इधर को है, तो अगर हमें नेट मोमेंटम निकालना पड़ेगा, दोनों का मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा। अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 × 6 पॉजिटिव, और जबकि ये उल्टा है इसलिए लिखेंगे इसको नेगेटिव। 2 × 3 कितना हो गया? ये इज कमिंग आउट 24 - 6 इज 18 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं आपको पूछता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। ये मास इधर को जाने से 6 मीटर पर सेकेंड में जितना काइनेटिक एनर्जी होगा ऊपर जाएगा तो उतना ही होगा, किधर जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कहेंगे ये काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ 4 6 का स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी, पहला वाला का काइनेटिक एनर्जी रौनक बताएगा। रौनक बताओ, पहला वाला का काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट? राइट। क्या सुन रहा था? अभी बोला उसका कोई डायरेक्शन है ही नहीं, है ना? कोई डायरेक्शन है क्या? स्केलर क्वांटिटी, तो टुवर्ड्स राइट लेफ्ट क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? तो बताओ दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी किस डायरेक्शन में है? नहीं। क्या कितना जल्दी समझ में आ गया? तो दूसरे वाले का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? हाफ मास वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, सो इट इज कमिंग आउट विद 72 प्लस ये हो गया 9 इज 81 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स। क्या बात समझ में आया? एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है। हाँ, ये जे इंच पर जूल्स। पढ़ेंगे हम लोग आगे आगे सब चीजें पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर आ रहा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आया समझ में? अच्छा, पॉइंट नंबर 5,
मूविंग विथ स्पीड v, आपका जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ m v स्क्वायर। इसको चाहो तो आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m, है नी। व्हाट डज m स्क्वायर v स्क्वायर रिप्रेजेंट? इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होता है mv। तो आप कहोगे कि इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम का स्क्वायर, तो आप याद रखना कि इट इज p स्क्वायर बाय 2m। समझ में आया? फॉर्मूला आपको हर जगह हर बुक में मिल जाएगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा सा राज छुपा हुआ है जो कहीं बुक में नहीं देता है। क्या है? क्या ये फॉर्मूला हरदम वैलिड है? नहीं, इट इज नॉट ऑलवेज वैलिड। उसका वैलिडिटी का कंडीशंस क्या है, ठीक है? तो लिखेंगे 10 फॉर ए रिजिड बॉडी in translational motion, the kinetic energy is equal to p square by 2m। p क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। तो अलग क्या है? अलग ये है कि यहाँ पे मैं दो कंडीशन लिया हूँ, एक हुआ इट शुड बी ए रिजिड बॉडी, दूसरा हुआ इट शुड बी इन ट्रांसलेटरी मोशन। तभी जाके रोटेशनल मोशन में होगा, कोई बॉडी तो नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। अगर हम देखेंगे इसमें, सपोज आई से हियर इज ए डिस्क, और ये डिस्क जो है ये घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, उस स्पीड में घूम रहा है। हमें पता करना है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द डिस्क। मोमेंटम ऑफ द डिस्क देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम देखेंगे कोई छोटा सा मास निकाल लेंगे, उसका मोमेंटम निकाल देंगे, ऐसे सारे छोटे छोटे मास का मोमेंटम निकाल के वेक्टोरियली जोड़ देंगे। अगर ये डिस्क ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट इधर को जितना वेलोसिटी में भाग रहा होगा, ये पॉइंट इधर को उतने ही जोर से भाग रहा होगा। मतलब इसका जो भी मोमेंटम है इस डायरेक्शन में, इसका वही मोमेंटम है इस डायरेक्शन में। दोनों का मोमेंटम को जोड़ो तो नेट मोमेंटम क्या मिलेगा? 0। ऐसे हर एक पार्टिकल के लिए देयर विल बी एन अपोजिट मिरर पार्टिकल व्हिच विल काउंटर बैलेंस इट्स मोमेंटम एंड द टोटल मोमेंटम विल बी 0। जबकि घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन हो रहा है, कोई लिनियर मोशन नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे फॉर ए रोटेटिंग डिस्क टोटल मोमेंटम कितना हो गया? 0। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हर पार्टिकल का कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, क्यों रौनक? ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में से कौन से वाले का काइनेटिक एनर्जी टुवर्ड्स राइट होगा? नहीं होगा। हाँ, डायरेक्शन नहीं होता। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसका कुछ है, इसका कुछ है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अभी अगर हम टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या ये आपको 0 मिलने वाला? नहीं, इट इज नॉट 0। इसका मतलब the kinetic energy here, the total kinetic energy here is not equal to p square by 2m। तो ये मत सोचना कि kinetic energy is always equal to p square by 2m। It all depends on the conditions। कब? When it is a rigid body and the body is in translatory motion। क्या बात समझ में आया? जैसे अब रिजिड बॉडी, ये तो रोटेटरी मोशन था। दूसरा केस लेते हैं। अब रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं अगर कोई बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम उसको कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स करके एक बड़ा सा चैप्टर है 12th में 11th में पढ़ो, ठीक है। कहते हैं कि सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारा इमेजिनेशन करना पड़ता है। लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वहाँ पर तो मोशन ट्रांसलेशन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, ट्रांसरोटेशनल भी हो सकता है। सोचो कि जब आप साइकिल चलाते चलाते पेडलिंग कर रहे हो, हाउ इज द मोशन ऑफ योर पेडल? ना सिर्फ घूम रहा है ना सिर्फ आगे जा रहा है, घूमते घूमते आगे जा रहा है ना। पेडल का जो मोशन है और जो व्हील का मोशन है वो अलग है,
पेडल का वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट में 0 नहीं है, व्हील का वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट में 0 है, वो रोलिंग मोशन है ना। तो देखोगे उसमें क्या है कि साइक्लॉइड कहते हैं उसको, साइक्लॉइड जो मोशन होता है, साइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड, ऐसे करके वेरी टिपिकल मोशंस होते हैं। तो आता है कहाँ पर, रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। अभी थोड़ा सा खाली जान लो कि रिजिड बॉडी है क्या। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं कैसे भी फेंक दूँ, ये कैसे भी मोशन करे, ये एंड और ये एंड के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट रहेगा। अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम कहेंगे रिजिड बॉडी है। लेट मी गिव यू a simple case. Supposing I say here is a छोटा सा ब्लॉक ऐसा, एंड here is another block. ये दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं, एक है 4 kg का और दूसरा है, चलो मानते हैं कि इसको थोड़ा जगह बनाते हैं, चल भाग तुम इधर, यस, हाँ चलो मानते हैं कि ये कुछ 6 kg का है और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में और ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में। इफ आई कंसिडर दिस सिस्टम ऑफ मासेस, दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं, ये दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हरदम फिक्स्ड है, ये और ये के बीच में डिस्टेंस हरदम फिक्स्ड है। सो दिस इज बिहेविंग एज ए रिजिड सिस्टम, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसा केस में अगर हम निकालेंगे व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल मोमेंटम क्या होगा, इसका जितना है जिस डायरेक्शन में उसका भी सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का मोमेंटम को जोड़ देंगे क्योंकि वेक्टर है, बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो नेट मोमेंटम क्या होगा, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ऑर्डिनरी ऐड हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 4 × 2 और इसका हो जाएगा 6 × 2, सिंप्लीफाई करें तो ये मिलेगा 8 + 12 इज 20 kg/m पर सेकेंड। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी कितना है, इसका है 1/2 4 2² और इसका 1/2 6 2², तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 12, सो इट इज 20 जूल। चलो p²/2m निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। p²/2m मतलब p टोटल का स्क्वायर बाई m टोटल, सॉरी ट्वाइस ऑफ m टोटल। निकाल के देखो तो p² क्या हो गया, p² इज 20 का स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ m टोटल, टोटल मास कितना है 4 kg + 6 kg, 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 × 20 तो हो गया 20। तो क्या आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p²/2m हुआ ना, कब हुआ, when the system is rigid, the distance between any two points is fixed। क्या बात समझ में आया। अगर मैं केस को बदल देता हूँ, लेट मी चेंज द केस, ठीक है, मैं केस को बदल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा वैल्यू में फेरबदल करता हूँ। अब ये 2 मीटर पर सेकेंड नहीं, ये कुछ दूसरा है, कितना 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या ये सिस्टम रिजिड है, नहीं, दोनों के बीच में डिस्टेंस बदल रहा है। तो अब क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू p²/2m होगा, नहीं होगा। चलो करके देखते हैं। मोमेंटम निकालें, मोमेंटम निकालें तो आपको हो गया टोटल मोमेंटम, दोनों मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऑर्डिनरी ऐड कर दो, 2 × 4 + 6 × 3 कितना हो गया, 8 + 18 इज 26 kg/m पर सेकेंड। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 4 × 2², 1/2 6 × 3²। सिंप्लीफाई करें तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8 and this is coming out to be 27 which is 35 joules। और p²/2m निकाल के देखो, p टोटल का स्क्वायर बाई 2m टोटल क्या आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 26 का स्क्वायर बाय 2 × टोटल मास इज 4 + 6, ये गया 20, 26 का स्क्वायर बाय 20 इट इज कितना होता है, 26 का स्क्वायर कितना है 676 बाई 20 हो गया, तो 38 का आधा हो गया 3.33 जो कि
बराबर नहीं है। क्यों ऐसे हुआ? बिकॉज द सिस्टम इज नॉट रिजिड। तो जबरदस्ती पी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल पी स्क्वायर बाई 2m बोलने से पहले सोच लेना कंडीशंस क्या है। सिस्टम मस्ट बी ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा उसका क्या होना चाहिए? इट शुड बी रिजिड। रिजिड होगा तभी जाके ये बनेगा। क्या ये चीजें सबको समझ में आया? हाँ? तो ये दूसरा एग्जाम्पल में भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको अगर ढेर सारे सिस्टम दे दूंगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर बाई 2m, तो आप देख के ही सिस्टम को बता सकते हो। नहीं, अगर वो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली बदल रहा है तो इट विल नॉट बी सेम, है कि नहीं? अच्छा, ये हो गया। हम लोग देख लीजिए, ये पॉइंट नंबर 5 था। ठीक, पॉइंट नंबर 6 बात चल रहा था मोमेंटम का। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। ये क्या होता है? ये भी एक वेक्टर है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एज चेंज इन मोमेंटम। क्या है? इट इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, समझ में आया? फिजिक्स में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब ये वेक्टर्स है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये भी एक वेक्टर है। डेल्टा पी इज ए वेक्टर। ठीक है, ये अगर वेक्टर है तो ये अगर डेल्टा पी का कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? क्या आपको याद है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होता था? याद है क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे करके था। यस, तो देखो तुम लोग कितना मस्त मालूम है। तो हम कहेंगे अगर हम डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो हम कहेंगे इसका स्क्वायर पी फाइनल का स्क्वायर प्लस पी इनिशियल का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी फाइनल माइनस सॉरी पी फाइनल इंटू पी इनिशियल इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन पी फाइनल एंड पी इनिशियल। क्या चीजें समझ में आया? है ना? चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकाल सकते हैं। एक बार मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जहाँ से न्यूटन सेकेंड लॉ शुरू होता है। मतलब कितनी जल्दी जल्दी मोमेंटम बदल रहा है। बट बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस सी सम स्मॉल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टॉम एंड जेरी are running with same momentum। दोनों बराबर मोमेंटम में दौड़ रहे हैं। बिट नंबर 1, whose velocity or speed is more, whose kinetic energy is more। किसका स्पीड ज्यादा है, किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? कह सकते हो तुम लोग? सिंपल था, दोनों का मोमेंटम बराबर है। टॉम कौन है? बिल्ली। जेरी कौन? चूहा। किसका मास ज्यादा है? टॉम का मास ज्यादा है। दोनों का मोमेंटम बराबर है, तो जिसका मास ज्यादा है उसका स्पीड कम है। समझ में आ रहा है क्या? तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? मास ऑफ टॉम is more, momentum is mass into velocity, so v of Tom is less, क्योंकि दोनों का मोमेंटम बराबर है दिया है, they are running with same momentum।
फिर पूछा किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इट इज गिवन बाय p²/2m। दोनों का p बराबर है, p बराबर है, तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेरी इज मोर। सब लोग स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हैं। नहीं बोला, सेम मोमेंटम मतलब दोनों का डायरेक्शन बराबर है, मोमेंटम बराबर है। कॉर्क में भी जाए तो क्या है, जब भी जैसे भी जा रहे हैं दोनों का मोमेंटम हरदम बराबर रहता है। ठीक है, क्या बात समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कैन ए बॉडी। अभी तो आप लोग घुस रहे हैं इसमें, जब अंदर घुसेंगे तो देखेंगे कितना सुंदर सा है न्यूटन सेकंड लॉ। नहीं, अभी तो ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, स्कूल में ये सब करवाएंगे तुम लोग। ट्रक एंड कार आर मूविंग विद सेम मोमेंटम, हुज काइनेटिक एनर्जी इज मोर। किसका ज्यादा होगा? दोनों का मोमेंटम बराबर है, एक ट्रक और एक कार। कार का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास कम है। अच्छा, कैन ए बॉडी मूव with bit number 1 constant momentum but changing kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी बदल रहा होगा और मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बिट नंबर 2 में कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी बट चेंजिंग मोमेंटम। क्या ऐसा हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम बदल रहा है, मोमेंटम कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, ऐसे हो सकता है क्या? हाँ, कोई एक बॉडी के बोल रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है कि उसका मोमेंटम कांस्टेंट है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बदल रहा है, हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी p²/2m, पर p कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। तो पहले वाले का आंसर होगा नो, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज p²/2m, p कांस्टेंट है तो फिर तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम बदलेगा। हाँ, मोमेंटम बदल सकता है, ये वेक्टर है। अगर डायरेक्शन भी बदल गया, मान लो कि कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है लेकिन मोमेंटम तो बदल रहा है, तो हम कहेंगे यस इट इज पॉसिबल व्हेन ए बॉडी इज मूविंग along a curve with constant speed। कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट है, कर्व में जा रहा है तो मोमेंटम का डायरेक्शन बदल रहा है। समझ में आया? ऐसा ये भी हमें समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3, a bullet of mass 50 gram, a bullet of mass 50 gram was fired at 180 kilometer per hour। Find the मोमेंटम। क्या आप मोमेंटम निकाल सकते हो? मास तो दिया गया है, इफ यू वांट टू गेट द मोमेंटम इन mks यूनिट सिस्टम, मास दिया है 50 ग्राम, तो आप इसको लिख सकते हो 50/1000 kg लिख सकते हो। और स्पीड दिया है 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब 180 इंटू 5/18 इक्वल टू
50 मीटर पर सेकेंड। तो फिर मोमेंटम क्या हो गया? मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मास दिया है 50/1000 मल्टीप्लाई टू 50, so it is 2500 by this is 2.5 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? यस सर। आया समझ में? यस सर। ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 4, a ball of 2 kg moving with 10 meter per second strikes a wall normally and bounce back with 6 meter per second as shown. Find magnitude and direction of change in momentum. फिगर दिया है। कैसा फिगर दिया है? कोई एक वाल है, इस वाल को कोई बॉल इधर ले लेते हैं, ये वाल है, कोई बॉल आया ऐसे और इधर आया 10 मीटर पर सेकेंड में मारा नॉर्मली और बाउंस बैक किया। कितने में? 6 मीटर पर सेकेंड आया था 10 मीटर पर सेकेंड। बॉल का मास 2 kg। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है। समझ में आया? अच्छा, अगर ये बात है तो चलो सोचते हैं थोड़ा। चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका हमें मालूम है, ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है। पहले पता करते हैं कि फाइनल मोमेंटम क्या है। इट्स ए वेक्टर, फाइनली इट वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और यूजुअली दिस वी टेक एज आवर एक्स एक्सिस, सो यू कैन टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो ये वेलोसिटी को कहेंगे नेगेटिव, है कि नहीं? लेने सा कौन सा वेलोसिटी को नेगेटिव बोलेंगे? 6 मीटर पर सेकंड को कि 10 मीटर पर सेकंड? 6 को नेगेटिव ले लिया, छोटा होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। लेकिन मतलब डायरेक्शन तो इस तरह की है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग यूजुअली इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उल्टा डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम कहेंगे ये ऐसा है तो फाइनल मोमेंटम ऐसा है तो कितना है? 2 × 6 इट इज 12 kg मीटर पर सेकेंड। वी टेक इट पॉजिटिव बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम होगा 2 × 10 जो कि इधर को है, 2 × 10 इधर को है तो विल राइट इट नेगेटिव, सो इट इज -20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? अब कोई पूछेगा चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, हम इसको क्यों नेगेटिव लिए उसको क्यों पॉजिटिव लिए, तुम लोगों को समझ में आया क्या? हाँ तो यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक, तो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनली हो गया 12 माइनस -20 इज 32 kg मीटर पर सेकेंड। पॉजिटिव आया मतलब कौन सा डायरेक्शन में? टुवर्ड्स राइट, और बेटर टू से अवे फ्रॉम द वॉल, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वॉल। ठीक है, सो डायरेक्शन इज टुवर्ड राइट।
क्या बात समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ change in momentum delta P of a mass m, can you find out the change in kinetic energy? क्या मोमेंटम का बदलाव आपको दिया गया तो उसमें से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बता सकते हो? सोचना है। मोमेंटम बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, कोई जरूरी है क्या? नहीं। इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए कर्व्ड पाथ, मोमेंटम बदल रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं बदल रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम मास लेके क्या करेंगे जब काइनेटिक एनर्जी बदल ही नहीं रहा है? सो आंसर हुआ नो, यू कैन नॉट फाइंड आउट बिकॉज momentum can change keeping kinetic energy constant. समझ में आ रहा है क्या? आंसर हुआ नो, because momentum may change keeping kinetic energy constant. काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रखते हुए मोमेंटम बदल सकता है, इसलिए नहीं निकाल सकते। मोमेंटम बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ यू सी हियर इज ए फ्लोर एंड हियर इज ए बॉल which strikes the floor like this and bounce back like this. And this is coming with a speed of say 8 meter per second and it is going with a speed of say 6 meter per second. और क्या दिया गया है? दिया गया है कि ये जो बॉल है ये इसके साथ जब टकराया तो क्या हाल था इसका? हाल ऐसा था कि ये एंगल था 30 डिग्री और ये एंगल था 30 डिग्री। फाइंड, यहाँ पर मास दिया हुआ है 2 kg। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन हुआ तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? मैग्नीट्यूड बताना। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ आपको, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। क्लू के तौर पे मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड इज ये पूरा चीज का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी हमें आता है। इट इज रूट ओवर ऑफ फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ फाइनल मोमेंटम into initial momentum into cos of the angle between them। क्या आपको ये सारा वैल्यूज मालूम है? हाँ। फाइनल मोमेंटम कितना था? 2 kg का मास है, टकराने के बाद 2 kg तो रहेगा, तो 2 into 6 हो गया 12। सो इट इज 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम 16 का स्क्वायर
प्लस और माइनस 2 इंटू 12 इंटू 16 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। क्या है एंगल दोनों के बीच में? व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? देखो क्लियरली क्या एंगल है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम? हाँ ये क्या बहुत नजदीक आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा इधर करते हैं पिक्चर। तो दोनों मोमेंटम के बीच में एंगल क्या है? देखो हम कहेंगे कि ये मोमेंटम वाज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 60 है तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ इनिशियल मोमेंटम, और ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फाइनल मोमेंटम, और दोनों के बीच में एंगल है 90। सो इट इज cos 90 होल रूट ओवर। क्या बात समझ में आया? पूरी का रूट ओवर निकालो, काम आपका बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? कितना है ये? 20 kg मीटर पर सेकेंड। मास इंटू वेलोसिटी, केजी पर मीटर सेकेंड नहीं, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया? हम अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कैसे करते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 7। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक वाल है, दिस इज व्हाट इज ए वाल। मैं 3 सिमिलर बुलेट को फायर करता हूँ विथ सेम स्पीड u। इसको भी फायर किया और हुआ क्या? ये बुलेट गया ऐसे, यहाँ से निकला और जाके इसके अंदर फंस गया। बुलेट स्टॉप्स समवेयर हियर, ये इसके अंदर जाके रुक गया। दूसरा केस में जब मैं फिर से फायर किया तो पता चला ये जो बुलेट है वो इसके अंदर से होते हुए पार कर गया, ऐसे करके इधर को निकल गया। क्या स्पीड में? से इट कम्स आउट विथ ए स्पीड u/2। इट इज नाउ कमिंग आउट विथ ए स्पीड u/2। तीसरा केस में जब मैं ये बुलेट को फायर किया तो पता चला, ये वाला को फायर करते हैं, यस, इसको जब मैं फायर किया तो हुआ क्या? ये ना घुसा ना निकला। हुआ क्या इसके साथ? ये उल्टा मुड़ के वापस आ गया। ठीक है, ये मुड़ के वापस आया। क्या हुआ? ऐसा वापस आ गया। ठीक है, ये इधर को वापस आया। Returns back in this direction। क्या बात समझ में आया? कितना स्पीड में वापस आया ये? इट कम्स आउट विथ ए स्पीड, कितना स्पीड में वापस आया? सपोज ये u/2 स्पीड में वापस आया। ABC है उनका नाम। Whose change in momentum is maximum? किसका चेंज इन मोमेंटम सबसे कम हुआ? मिनिमम। तो पहले से बोल देते, आता है सर, हम लोग इतना मेहनत नहीं करते हम। Whose change in momentum is maximum। तीनों बुलेट है, किसका चेंज इन मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा? क्यों? क्योंकि जब चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे ये उल्टे डायरेक्शन में होने के कारण एड हो जाएंगे। फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो क्वांटिटीज विल बी एडेड बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप कहोगे आंसर हुआ सी।
को चाहिए डिटेल्स में कि सबको समझ में आता है? सबको समझ में आता है? पुजारी दिनेश साहब हाँ सर। क्या प्रैक्टिकल करेगा, जाके फायर करेगा, देखेंगे। हाँ तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बिफोर वी एंटर टू न्यूटन सेकेंड लॉ, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। ये कोई एक मास है, ये कोई एक मास है, कितना मास है मालूम नहीं है, कुछ वेलोसिटी में जा रहा था ये भी हमें मालूम नहीं। अब इसका इनिशियल वेलोसिटी u था, अब इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगाया है, force on block x for t seconds. Find change in momentum of block. फोर्स F, जो फोर्स है, फोर्स का वैल्यू दिया गया है, फोर्स F ऑन ब्लॉक x फॉर t सेकेंड्स। ये u दिया नहीं है। इनिशियली ब्लॉक वाज मूविंग टू राइट, बस इतना दिया गया था। और आपको पता करना है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, द फोर्स F ऑन ब्लॉक x फॉर t सेकेंड्स विदाउट चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? ft। ना मास दिया, ना वेलोसिटी दिया, ना कुछ दिया। चलो देखते हैं, नहीं सॉल्यूशन देखते हैं। लेट m इज मास, तो फिर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स बाई मास। लेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी निकालने का तरीका आपको आता है, u प्लस at, है कि नहीं? u प्लस at। तो आप कहोगे इनिशियल मोमेंटम इट वाज mu, इधर को फाइनल मोमेंटम इट वाज mv, इधर को। तो चेंज इन मोमेंटम इज mv माइनस mu, m गया कॉमन, v माइनस u, v क्या है? v इज u प्लस at माइनस u, तो क्या हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी u को खा गया m a t, जबकि a क्या था? f बाई m इंटू t, क्या हो गया? तो चाहे मास कुछ भी हो, चाहे उसका वेलोसिटी कुछ भी हो, तो चेंज इन मोमेंटम इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द फोर्स एंड टाइम, एंड दिस इज ए वेक्टर, यू नो। अगर ये एक वेक्टर है तो ये भी एक वेक्टर है, t एक पॉजिटिव स्केलर है, इससे क्या पता चलता है? द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो कि t है 2, 3, 5 कुछ भी ले लो, कोई फोर्स वेक्टर है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे 2f बन जाएगा, डायरेक्शन तो वही रहेगा। तो मतलब f का डायरेक्शन ft का डायरेक्शन बराबर है, इसका मतलब डेल्टा p इज इन द डायरेक्शन ऑफ f। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि डेल्टा p इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ f। अब याद करो, p वाज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बट डेल्टा p इज इन द डायरेक्शन ऑफ f। अब याद करो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? Whenever an external force acts on a body, the body undergoes a change in momentum in the direction of force, जो आप देख चुके हो। समझ में आया क्या? The change in momentum is in the direction of force। थोड़ी देर पहले हम लोग दीवार पे वॉल मार रहे थे और देख रहे थे कि क्या था डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। नहीं, ये केस में किए थे ना हम लोग। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? हाँ, ये बॉल आया, टकराया, वापस गया, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या था? टुवर्ड्स राइट। क्यों?
क्योंकि जब ये बॉल आके यहाँ पे टकराया इसके ऊपर फोर्स आया और चेंजिंग मोमेंटम वाज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आ रहा है? तो चेंज इन मोमेंटम ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। न्यूटन बोले हम लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं है। किसी एक माहौल पे न्यूटन को लगा कि ये सब चीजें वो बनाए तो माहौल क्रिएट करने से हमें भी समझ में आ जाएगा। न्यूटन लॉ का पहला पार्ट समझ में आ गया कि क्या द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। समझ में आया? मान लो कि ये पेन को मैं ऐसे फेंकता हूँ, ये पेन उड़ते हुए गया, इधर आया, इधर गिरा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंटम था, यहाँ पर कुछ ऐसा मोमेंटम था। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन में फोर्स था। जब ये उड़ते हुए जा रहा था, द ओनली फोर्स एक्टिंग वाज mg, सो द चेंज इन मोमेंटम विल बी डाउनवर्ड, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ में आया? मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम समझ में आया? अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पे जा सकते हैं। मेरा काम है कि जिस माहौल में न्यूटन अपना लॉ बनाए वैसा माहौल क्रिएट करेंगे, तुम लोग भी बना सकते हो। लेकिन अभी फोर्स का यूनिट और प्रधान या पुष्पा नहीं बन सकता, क्योंकि न्यूटन पहले बना दिए। तुम पहली बार निकाले होते तो अपना टाइटल भी डाल देते। नहीं, फोर्स का यूनिट पुष्पा। मैं हरदम देखता हूँ उसका पुष्पा का पी गायब है, पुष्पा लिखा है। क्या होता है पुष्पा? वो पुष्पा देसी यूएस पोलो। अब हम लोग देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। क्या कहता है लॉ? व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स acts on a body, it undergoes a change in momentum in direction of the impressed force. ठीक है? So that the rate of change in momentum is equal to the magnitude of force। ये हो गया न्यूटन सेकेंड लॉ। सो दिस लॉ हेल्प्स यू टू डिस्कवर व्हाट इज फोर्स और डिफाइन व्हाट इज फोर्स, और उसका इफेक्ट दोनों को ये डिफाइन करने की कोशिश करता है। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स आता है किसी बॉडी के ऊपर, इट अंडरगोज ए चेंज इन मोमेंटम। ये हम लोग का एक मिसकंसेप्शन है कि कोई बॉडी के ऊपर फोर्स आएगा तो ये एक्सीलरेट करेगा। लिखा है क्या कहीं एक्सीलरेशन? नो, कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स आएगा तो बॉडी एक्सीलरेट करेगा, है ना। वो एक्सीलरेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन मोमेंटम तो पक्का बदलेगा। ठीक है? फोर्स आएगा तो एक्सीलरेट करेगा, जरूरी नहीं है। कितना कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कोई बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स आया और वो एक्सीलरेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मोमेंटम बदल रहा है। अब वो लोग मोमेंटम बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है तो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन तो कर ही रहा है। ऐसे भी तो हो सकता है मोमेंटम बदलने के लिए उसका मास बदल रहा है। व्हेन ए रॉकेट इज फायर्ड, इट इज एग्जॉस्टिंग गैस, तो मास ऑफ द रॉकेट इज चेंजिंग। इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट टिल देन मोमेंटम इज चेंजिंग, सो इट नीड्स ए फोर्स। मान लो किसी एक बॉकेट में पानी है और उस बॉकेट का पानी को आप खींच के ले जा रहे हो और पानी लीक कर रहा है, तो कंटिन्यूसली मास इज चेंजिंग, सो मोमेंटम इज चेंजिंग, सो देयर इज ए फोर्स। मान लो कि यहाँ पर एक गद्दा रखा है रस्सी का, हीप ऑफ रोप इज हियर, आप रस्सी का एक तरफ को पकड़ के खींच के भागोगे, कांस्टेंट वेलोसिटी में भागोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर भी जो रस्सी बाहर निकल के जा रहा है उसका मास बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? ज़्यादा रस्सी निकल के आ रहा है तो मास बढ़ रहा है, मोमेंटम बदल रहा है, सो देयर इज ए फोर्स। सो फोर्स आएगा तो मोमेंटम बदलेगा, जरूरी है, एक्सीलरेशन होगा जरूरी नहीं है। ठीक है?
पर जो चीजें हम लोग देखे इसको अब बारीकी से एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्या है? The change in momentum is always in direction of impressed force। लॉ का टुकड़ा टुकड़ा कर रहा हूं, ये इम्प्रेस्ड फोर्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, कोई बॉल ऐसे आया, मान लो इसको मारा ऐसे आके यू स्पीड में, और मारने के बाद सपोज ये बॉल ऐसे चला गया, उतने स्पीड में इलास्टिक कोलिजन था, ये मारा और यू स्पीड में ही निकल गया। चलो देखते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आप देख रहे हो कि इसका जो फाइनल मोमेंटम था वो कुछ ऐसे था कि नहीं? ये mu था फाइनल मोमेंटम, इसके साथ इससे सब्ट्रैक्ट करना है इनिशियल मोमेंटम। हम जानते हैं कि a माइनस बी कैन बी अंडरस्टूड एज a प्लस माइनस बी, ये हम बताए थे। तो इनिशियल मोमेंटम ऐसे था, तो माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम उल्टा होगा, इसके साथ जोड़ो माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम, वो ऐसा है, ये हो गया आपका माइनस p इनिशियल, ये क्या था p फाइनल, दोनों को जोड़ो तो क्या मिलेगा? ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम विल बी इन समव्हाट डायरेक्शन लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रहा है ना? तो चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा, है ना? जैसे मैं अगर ये पुराने वाला एग्जांपल में जाता हूँ, ये वाला एग्जांपल में क्या बता सकते हो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट? अब बोलोगे सर फाइनल मोमेंटम 0 है, इनिशियल निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना नहीं देखना है। जब ये अंदर घुस रहा था उसके ऊपर फोर्स किधर को आ रहा होगा? उल्टा, तो इट इज इन दिस डायरेक्शन। ऑन बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, ऑन सी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तीनों का चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड अलग अलग होने के बावजूद डायरेक्शन बराबर है, बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। समझ में आया क्या? तो चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज हम कहेंगे कि कोई एक बॉल को मैं ऐसा फेंका ऊपर, ये गया ऐसे ऊपर और आया और यहाँ तक जब पहुंचा है, ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम A to B, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम? क्योंकि ड्यूरिंग दिस फ्लाइट क्या फोर्स था उसके ऊपर? mg था, किधर को था? डाउनवर्ड था, तो आपको इट इज लाइक दिस। चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस। A to B मोशन में चेंज इन मोमेंटम इज लाइक दिस। सपोज मैं यहाँ से कोई एक बॉल को ऐसे फेंका, वो ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसे गिरा, लेकिन मुझे A से B तक का मोशन में चेंज इन मोमेंटम पता करना है। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम A to B कौन सा डायरेक्शन में होगा? देखो फोर्स कैसा है, आप करने के लिए कर सकते हो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम डायरेक्शन, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्ट करो, निकालो, लेकिन इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ड्यूरिंग द फ्लाइट द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज mg, सो द चेंज इन मोमेंटम मस्ट बी डाउनवर्ड्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछेंगे तो हम देख लेंगे कि क्या है उसके ऊपर फोर्स। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? ये था दूसरा एग्जांपल। तो पहला एग्जांपल में क्या देखे हम लोग? द चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इम्प्रेस्ड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा, है ना? दूसरा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज
कुछ ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, where delta p is the change in momentum taking place in delta t seconds। आप बोलोगे हाँ सर ये कुछ नया चीज हमें समझ में आया, लेकिन ये चीज आपको पहले से भी मालूम था। F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आपको बढ़िया से फीलिंग में ऑलरेडी है। आई विल प्रूव इट नाउ। सपोज मुझे किसी एक टेबल के ऊपर से फ्लोर पे जंप करना है, तो यूजुअली हम जंप कैसे करते हैं? जब टेबल से फ्लोर पे जंप किए, कुछ मान लो 1 मीटर 1.5 मीटर हाइट से जंप किए, तो तुरंत जब जैसे जमीन पे पाँव कांटेक्ट में आते हैं हम क्या करते हैं? थोड़ा ऐसा कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? अरे जब जैसे जंप करेगा खंबे जैसे खड़े रहते हैं, ऐसे जंप किया तो ऐसे खंबा जैसे खड़े रहता है। करके देखो। सपोज यू आर नॉट अलाउड टू बेंड योरसेल्फ, इसी डेस्क पे जंप करके देखो, हैराम करोगे तो क्या होगा? यू विल गेट सीवियर फोर्स, क्योंकि आपका जो मोमेंटम है, जिस मोमेंटम में आप जमीन के पास पहुंचे, सडनली दैट मोमेंटम बिकम्स जीरो। सो देयर इज अ सडन चेंज इन मोमेंटम एंड द टाइम टेकन इज वेरी स्मॉल, सो यू विल गेट अ ह्यूज फोर्स। अगर जंप करने के साथ साथ जैसे पांव जमीन पे लगा, अगर हम खुद को थोड़ा ऐसा कर लेंगे, तो ये जो इतना ह्यूज मास का जो मोमेंटम था उसको जीरो होने के लिए कुछ समय लगा, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिकम्स लेस। मतलब सेम चेंज इन मोमेंटम हुआ, लेकिन अभी टाइम ज्यादा लगा, तो यू गेट लेसर फोर्स। तो हम ऐसे कर लेते हैं जंप करते हुए, है कि नहीं? आप देखे होंगे कि आपकी साइकिल की सीट के नीचे, साइकिल की सीट के नीचे क्या होता है कि यहाँ पर एक बार रहता है, यहाँ पर एक स्प्रिंग रहता है। नहीं, ये स्प्रिंग रहने से फायदा क्या है? आप इसके ऊपर बैठे हो, जब कोई गड्ढा आया तो ऑलरेडी सडन आपका मोमेंटम में चेंज नहीं आता है, स्प्रिंग के कारण दबने के लिए कुछ समय लगता है। सेम चेंज इन मोमेंटम होता है, लेकिन स्प्रिंग को दबने के लिए कुछ समय लगेगा अगर स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगा तो चेंज इन मोमेंटम बराबर होते हुए भी डेल्टा टी ज्यादा हो गया, यू गेट लेसर फोर्स। सोचो सब कुछ वही है, खाली ये स्प्रिंग को निकाल दिए, अब गड्ढा आया, यू कैन फील, नहीं? हाँ, फीलिंग में तो आएगा। तो हाई न्यूटन करके जान निकल जाएगा, इसलिए समझ में। इसलिए गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर फिट करते, ये सब मैं जो बोल रहा हूँ जोक्स नहीं मार रहा हूँ, क्वेश्चन से तुम्हारे बुक के। व्हाई शॉक ऑब्जर्वर्स आर फिटेड, इनका आया अभी था, देखो। तो मैं सबके बहाने तुमको वही चीज बता रहा हूँ जो स्कूल में आने वाला है। व्हाई शॉक ऑब्जर्वर्स फिटेड इन कार्स टू रिड्यूस मोमेंटम, रिड्यूस चेंज इन मोमेंटम, रिड्यूस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। आप कहोगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ड्यू टू स्प्रिंग्स और शॉक ऑब्जर्वर इट टेक्स सम टाइम टू चेंज द मोमेंटम, तो फोर्स कम होता है। समझ में? इट इज इजी टू जंप ऑन टू ए हार्ड ग्राउंड और ऑन टू ए हीप ऑफ सैंड, मतलब छत से जंप करना। हार्ड ग्राउंड में जंप करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपका जो चेंज इन मोमेंटम होगा सडनली होगा, लेकिन सैंड में पाँव धंस जाएगा अंदर और फिर रुकोगे, तब तक यू टेक सम सब्सटेंशियल टाइम। सो डेल्टा पी बीइंग सेम, डेल्टा टी इज मोर, सो फोर्स इज लेस, यू गेट लेसर पेन। सबको ये सब चीजें आता है, खाली न्यूटन मैथमेटिकल बता दिए। आपका टीचर जब आपको मारते हैं, डंडे से मारते हैं, आप क्या करते हो? हाथ ऐसे ही रखते हो कि आगे ले लेते हो कि पीछे ले लेते हो? क्यों पीछे लेते हो? यू नो मोमेंटम तो उतना ही होगा, कुछ मोमेंटम में आया हाथ में लगने के बाद जीरो होगा, लेकिन रोकने से पहले अगर थोड़ा दूर लेके रुकेंगे तो मोर टाइम इट विल टेक, फोर्स विल बी लेस। फॉर सेम डेल्टा पी, हाथ में डंडा लगा और रुकने के लिए कुछ समय ले लिए, तो चेंज इन मोमेंटम तो वही हुआ, बट यू हैव टेकन सम टाइम। टीचर भी खुश, मार के तुम भी न्यूटन फ्लो लगा के खुश, क्योंकि दर्द कम हो, है कि नहीं? पेन कम होगा, क्योंकि डेल्टा पी तो वही है। कोई लड़का दूसरा ऐसा हाथ रखा है, उसको टीचर मारेंगे तो सडनली डंडे का मोमेंटम जीरो हो गया। तुम्हारे केस में मोमेंटम लगा और हाथ को पीछे ले लिया, जीरो होने के लिए कुछ समय लगा। कोई क्रिकेट बॉल कैच करता है, ऐसे बॉल आया, ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, क्यों ऐसे करता है? क्योंकि मोमेंटम तो वही चेंज होना है, लेकिन इसको लाते लाते कुछ समय ले लेंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। बेवकूफ होगा तो ऐसे करेगा, है कि नहीं? सडन चेंज इन मोमेंटम करेगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपकी एक्सपीरियंस में ऑलरेडी है, बस जो आपको मालूम है उसको बाहर निकालना है। द फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम।
समझ में आया? When momentum changes at a faster rate, the force experienced is more. ठीक है, force experienced is more and vice versa. Supposing मैं कहूं कि you are moving in a path like this, गाड़ी कार में बैठ के ऐसे रास्ते में जा रहे हो एंड सपोज यू आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जोर से तकलीफ होगा? गाड़ी में कांस्टेंट स्पीड में जा रहे हो इस रास्ते में, सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पर होगा? जहाँ पर आपका मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा, ज्यादा फोर्स आएगा। यहाँ पर तो मोमेंटम बदल रहा है, ठीक है, एक और बात है, लेकिन यहाँ पर तो मोमेंटम सडनली, सो यू विल गेट समझ में आया कि नहीं आया? तो you'll get greatest force at this position because the momentum is changing very fast. Your force will be more. ऐसा क्वेश्चन भी आता है, समझ में आया? तो जब मोमेंटम जल्दी जल्दी बदलेगा तो आपके ऊपर फोर्स ज्यादा होगा, धीरे धीरे बदलेगा तो फोर्स कम होगा। समझ में आया? कुछ लोग रास्ते में आजकल बड़ा मैं देखा हूँ, ये हम्प्स बनाते हैं, ऐसे बनना चाहिए भी ऐसे। कुछ लोग बेवकूफ लोग क्या करते हो, ऐसे करते हैं। क्या कभी आप लोग देखे हो ऐसा? ओ बड़ा तकलीफ होता है। और कभी कभार तो अगर ज्यादा डेंजर जोन है तो ऐसे कर देते हैं। कभी एक्सपीरियंस किया हो? आपका सारा नोटबुक खुल के गिर जाएगा। नहीं, सारा नोटबुक को गिर गया कहाँ पे? ये गड़गड़ 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 गाड़ी टूट जाएगा पूरा। आपको बहुत स्लोली जाना जरूरी है। और कुछ लोग तो ऐसे कर देते हैं, क्या मालूम क्या सोच के यहाँ से लैंडिंग करेगा, है ना? तो चेंज इन मोमेंटम कौन सा केस में सबसे ज्यादा हो रहा है? केस ए में कि केस बी में? इसको छोड़ो, बताओ कौन सा केस में यू विल गेट मोर पेन, ए में कि बी में? दोनों का हाइट बराबर है, उसके बावजूद इसमें तो सडन चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, नहीं? और कुछ लोग तो और भी डेंजरस है, क्योंकि ये तो गाड़ी का स्पीड के ऊपर है। गाड़ी अगर स्लो ले लोगे तो तकलीफ नहीं होगा, स्लो। कुछ लोग तो और भी इंटेलिजेंट होते हैं आपको तकलीफ देने के लिए, वो लोग अब तुम इतना स्लो लेने जाओ, ग्रेविटी विल पुल यू डाउन, है ना? ये बड़ा खतरनाक होता है, गड्ढा आ गया तो नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। अभी इतने सारे बच्चे नहीं आए तो आगे अगले क्लास पढ़ाएंगे इसको, क्यों जबरदस्ती खींच लेंगे। समझ में आ गया? एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और उसके ऊपर ढेर सारे वेराइटी के कंसेप्ट है, उनको सारा चीज को एक एक करके देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले क्लास। विश यू ऑल हैप्पी दुर्गा पूजा। तब तक के लिए जय हिंद।